देखो यार, आज जो कहानी सुनाने जा रही हूं ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच है। कसम से तुम सोच रहे होगे कि ये कोई बनाई हुई कहानी होगी, लेकिन नहीं। मैं रिया हूं, और ये वो बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई अब तक। रात को नींद नहीं आती है तो सोचती हूँ कि शायद बता दूं किसी को, पर डर लगता है लोग क्या सोचेंगे। एक लड़की के साथ ऐसा नहीं यार, वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। आज तुम्हें बता रही हूं क्योंकि अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हो तो समझ जाओ कि क्या करना है। मेरे पड़ोस में एक बंदा रहता था, मनोज मिश्रा। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था यार। सफेद कुर्ता पजामा पहनता था हमेशा, माथे पे तिलक लगाता था, मंदिर जाता था रोज। मम्मी पापा तो उसको बहुत अच्छा आदमी मानते थे, पूजा पाठ करवाने के लिए भी बुलाते थे उसे। हम सब सोचते थे कि बहुत धार्मिक आदमी है। पर भाई, जो मैंने उसके बारे में जाना, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, या शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। नमस्कार मेरी प्यारी रॉयल फैमिली, मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी, जो आपके कानों के रास्ते सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचेगी। मैं एक वादा करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी, इसलिए प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिए। आपकी पसंद और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी ऐसी डरावनी कहानियों का मजा लेते रहें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हाँ, आप ये स्टोरी किस शहर से देख रहे हैं, और अपना नाम भी कमेंट में लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी कहां तक पहुंच रही है। और हाँ, आज के हमारे व्यूअर्स के नाम इस तरह से हैं: अमन कुमार जी, अमनदीप सिंह जी, अभिजीत जी, सुनील जी वेस्ट बंगाल से, सुमेंद्र सुबोध जी नोएडा से, थॉमस जॉन जी, अजय जी दिल्ली से। गमित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यकीन दिलाता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 2 साल पहले की, जब मैं 26 साल की थी। नई नई शादी हुई थी मेरी आदित्य से। प्यार था हमारा, सच्चा प्यार। कॉलेज से जानते थे एक दूसरे को। सोचा था कि अब जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। प्यारा सा घर था, अच्छी नौकरी थी दोनों की, और सबसे जरूरी, हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। पर यार, जिंदगी एक झटके में कैसे बदल सकती है ना, वो मैंने सीखा। आज भी जब उस घर के सामने से गुजरती हूं तो पसीना आ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आदित्य पूछता है कि क्या हुआ, तो कैसे बताऊं। सुनो, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई ऐसा बंदा हो जो बाहर से संत लगे, पर रात को अजीब अजीब आवाजें आए उसके घर से, तो यार दूर ही रहना। मैंने नहीं माना, और आज जो हालत है मेरी, वो तुम्हें बताऊंगी। कसम से भाई, रात को सोती हूं तो वो सपने आते हैं, वो चेहरा दिखता है, वो आवाज सुनाई देती है, और सबसे बुरा वो एहसास होता है, उसका टच। नहीं यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो यार, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी, तुम्हारे जैसी, किसी और के जैसी। बचपन दिल्ली में गुजरा। मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी। पापा बैंक में काम करते थे, मम्मी टीचर थी। एक छोटा भाई था रोहन। बहुत प्यारा परिवार था यार, कोई दिक्कत नहीं थी। स्कूल में पढ़ाई अच्छी थी मेरी, फ्रेंड्स भी थे काफी। हाँ, थोड़ी शर्मीली थी मैं, ज्यादा बोलती नहीं थी, पर अंदर से बहुत सारे सपने थे। सोचती थी कि बड़ी होकर कुछ बनूंगी, खुद का नाम कमाऊंगी, मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊंगी। कॉलेज में आदित्य से मुलाकात हुई। पहली नजर में प्यार जैसा कुछ नहीं था यार, धीरे धीरे हुआ। वो मेरी क्लास में था, हैंडसम था, पर उससे ज्यादा अच्छा था। समझता था मुझे, मेरी बातें सुनता था। मैं जब डरती थी किसी चीज से तो वो हिम्मत देता था। तीसरे साल में रिलेशनशिप में आ गए हम। मम्मी पापा को पता चला तो पहले थोड़ा गुस्सा हुए, पर फिर मान गए। आदित्य भी अच्छे घर का था, नौकरी भी मिल गई थी उसे अच्छी। तो ग्रेजुएशन के बाद हमारी शादी हो गई। यार, वो शादी की रात आज भी याद है मुझे। कितनी खुश थी मैं। लगा था कि अब जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। आदित्य के साथ हूं, क्या डर। उसने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था, रिया, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। कसम से रो पड़ी थी मैं खुशी से। शादी के बाद हम दिल्ली के ही एक इलाके में रहने आ गए, बसंत विहार। छोटा सा फ्लैट लिया था रेंट पे, 2 बेडरूम का। बिल्डिंग पुरानी थी थोड़ी, पर अच्छी थी, और सबसे अच्छी बात, किराया कम था। हम दोनों की सैलरी मिलाकर आराम से मैनेज हो जाता था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, HR डिपार्टमेंट में। आदित्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर था।
सुबह हम दोनों साथ निकलते, शाम को साथ आते, वीकेंड पे मूवी देखने जाते, बाहर खाना खाते, घूमने जाते। बिल्कुल परफेक्ट लाइफ थी यार। बिल्डिंग में दूसरे लोग भी अच्छे थे। नीचे वाले फ्लैट में एक पंजाबी फैमिली रहती थी, शर्मा अंकल, आंटी और उनका बेटा। बहुत प्यारे लोग थे। आंटी रोज सुबह हमारे लिए पराठे भेजती थी, बोलती थी, बेटा तुम दोनों काम पे जाते हो, खाना बनाने का टाइम कहाँ होगा। यार कितना प्यार करती थी हम दोनों से। तीसरे फ्लोर पे एक बूढ़ा कपल रहता था और चौथे फ्लोर पे हमारे ठीक ऊपर वो रहता था, मनोज मिश्रा। शुरू में तो मैंने उसे ज्यादा नोटिस नहीं किया यार, बस कभी कभी सीढ़ियों पर मिल जाता था, नमस्ते कर लेते थे और निकल जाते। वो अकेला रहता था, कोई फैमिली नहीं थी उसकी। उम्र होगी कोई 45-50 साल की। लंबा पतला था, काली काली आंखें थी उसकी जो बहुत तेज लगती थी। माथे पे हमेशा तिनक लगा रहता था। लोग बोलते थे कि वो पूजा पाठ करता है, तंत्र मंत्र जानता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। शर्मा आंटी ने भी एक बार बताया था, बेटा मनोज जी बहुत अच्छे हैं, हमारी भी बहुत मदद की है उन्होंने। जब मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पूजा करवाई, 3 महीने में नौकरी लग गई। मैं सुनती रही। मुझे उस वक्त ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था यार इन सब चीजों में। न तंत्र मंत्र में विश्वास था, न भूत प्रेत में। सोचती थी कि ये सब बकवास है, लोग डरे हुए होते हैं तो कुछ भी मान लेते हैं। आदित्य भी यही कहता था, रिया ये सब फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। हम दोनों मॉडर्न थे यार, एजुकेटेड थे। हमें लगता था कि साइंस में जो नहीं है वो दुनिया में नहीं है। कितने मूर्ख थे हम, वो बाद में पता चला। शादी के 3 महीने बीत गए, सब कुछ अच्छा था। मैं खुश थी, आदित्य खुश था। हम प्लान कर रहे थे कि अगले साल हनीमून के लिए कहीं बाहर जाएंगे, मनाली या शिमला, और फिर बच्चे की भी प्लानिंग करेंगे। पर यार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती यार। 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे। छुट्टी थी मेरी और आदित्य की, दोनों की। सुबह उठे, साथ में ब्रेकफास्ट बनाया, फिर थोड़ा रेस्ट किया। शाम को प्लान था कि मूवी देखने जाएंगे। दोपहर को करीब 2 बजे थे। मैं किचन में खाना बना रही थी, आदित्य बेडरूम में लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। फोन आया उसका ऑफिस से, कोई अर्जेंट काम था जो उसे करना था। उसने कहा, रिया मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा, फिर शाम को चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं हूं, तुम जाओ। वो निकल गया। मैं अकेली रह गई फ्लैट में। कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार, मैं अकेले रहने में कंफर्टेबल थी। दरवाजा लॉक कर लिया, म्यूजिक लगा दिया और खाना बनाती रही। शाम होने लगी, करीब 5 बजे होंगे। मैं खाना बना चुकी थी और अब बालकनी में खड़ी थी, चाय पी रही थी और बाहर देख रही थी। सड़क पे लोग घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, एकदम पीसफुल माहौल था। तभी मेरा फोन बजा। आदित्य का फोन था। उठाया तो उसकी आवाज में परेशानी थी। रिया यार काम बहुत ज्यादा है, लगता है रात 9-10 बजे तक लग जाएगा, तुम खाना खा लेना, मुझे वेट मत करना। मेरा मन थोड़ा खराब हो गया यार। प्लान तो मूवी का था, पर आदित्य की मजबूरी समझ आ रही थी। बोली, कोई बात नहीं, तुम काम करो, मैं यहीं हूं। फोन काट दिया मैंने। थोड़ा बोर फील हो रहा था, सोचा कि टीवी देखूंगी, पर तभी बिजली चली गई। यार गर्मी बहुत थी उस दिन। बिजली गई तो पंखा बंद हो गया, एकदम घुटन होने लगी, पसीना आने लगा। मैंने बालकनी का दरवाजा खोल दिया ताकि हवा आए, पर कोई फायदा नहीं हुआ, बाहर भी गर्मी ही थी। सोचा कि नहा लूंगी, ठंडे पानी से नहाऊंगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। बाथरूम में गई, नहाने लगी। पानी ठंडा था, अच्छा लग रहा था। आंखें बंद करके नहा रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई थी। मैं चौंक गई। यार कौन होगा इस वक्त? आदित्य तो ऑफिस में है, शर्मा आंटी होंगी शायद। मैंने जल्दी से नहाना बंद किया, तौलिया लपेटा और बाथरूम से बाहर आई। फिर से घंटी बजी। मैंने जल्दी से सूट पहना, एक लाइट ब्लू कुर्ती और सलवार, और दरवाजे की तरफ गई। पीप होल से देखा, बाहर मनोज मिश्रा खड़ा था। मेरा दिल धक से रह गया यार। वो क्यों आया होगा? मैंने उससे कभी बात नहीं की थी ठीक से, बस नमस्ते ही किया था कभी सीढ़ियों पे। सोचा कि शायद कोई काम होगा या शायद आदित्य से मिलने आया है। दरवाजा खोला मैंने। जी, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट अजीब लगी मुझे यार, बहुत फेक। नमस्ते रिया बेटी, डिस्टर्ब किया आपको? दरअसल मुझे एक छोटा सा काम था। जी बताइए,
मैंने कहा। दरवाजे के बीच में खड़ी रही, अंदर आने नहीं दिया उसे। दरअसल मेरी किचन का एक पाइप टूट गया है, पानी लीक हो रहा है। मुझे प्लम्बर को फोन करना है, पर मेरा फोन काम नहीं कर रहा। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? सुनने में तो नॉर्मल रिक्वेस्ट थी यार, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आंखें मेरे ऊपर नीचे घूम रही थीं। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे, नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 1 मिनट, मैंने कहा, मैं फोन लाती हूं। दरवाजा बंद करके अंदर गई, फोन उठाया और वापस आई। दरवाजा थोड़ा खोलकर फोन आगे बढ़ाया मैंने, लीजिए। पर उसने फोन नहीं लिया यार। वो बोला, बेटी नंबर याद नहीं है मुझे, क्या आप डायल कर सकती हैं प्लीज? आप क्या करती? मना करती तो रूड लगता। उसने बहुत पोलाइटली बोला था। सोचा कि ठीक है, 1 मिनट का ही तो काम है, डायल कर दूंगी। नंबर बताइए, मैंने कहा। उसने एक नंबर बोला, मैंने डायल किया। फोन लगा और रिंग होने लगा। मैंने फोन उसकी तरफ बढ़ाया, उसने फोन लिया। थैंक यू बेटी, उसने कहा। फिर फोन पे बात करने लगा। हेलो, जी हाँ, मुझे एक प्लम्बर चाहिए अर्जेंट। जी, वसंत विहार। ठीक है। फोन काटा उसने। फिर मुझे फोन वापस करते हुए बोला, थैंक यू बेटी, आधे घंटे में आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने कहा। दरवाजा बंद करने लगी। फिर तभी उसने कुछ कहा जिसने मुझे सन्न कर दिया। बेटी, आप अकेली हो ना आज? मेरा दिल जोर से धड़का। यार, उसे कैसे पता और क्यों पूछ रहा है? नहीं, मैंने झूठ बोला, आदित्य अंदर है। वो फिर से मुस्कुराया, वही अजीब मुस्कुराहट। झूठ मत बोलो बेटी, मैंने उन्हें जाते देखा था और अभी तक वापस नहीं आए। अब डर लगने लगा यार मुझे, कसम से मेरे हाथ कांपने लगे। तो उनके दोस्त आए हुए हैं अंदर, मैंने फिर झूठ बोला। अच्छा, उसने कहा। फिर अचानक उसने दरवाजे को धक्का दिया जोर से। मैं पीछे हट गई, दरवाजा पूरा खुल गया। वो अंदर घुसने लगा। आप क्या कर रहे हैं? मैं चीखी, बाहर निकलिए। पर वो हंसने लगा यार, एक भयानक हंसी। बेटी डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, बस थोड़ी बात करनी थी तुमसे। मैं पीछे हटती रही, वो अंदर आता रहा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा फट जाएगा। पसीना आ रहा था मुझे, हाथ पैर कांप रहे थे। प्लीज बाहर निकलिए, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस? उसने कहा। बेटी, पुलिस आने में टाइम लगता है और मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। यार, उस पल मैं समझ गई कि खतरे में हूं, बहुत बड़े खतरे में। मैंने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया जो मैंने टेबल पे रखा था, पर उसने पहले पकड़ लिया झपट कर। ये नहीं चलेगा बेटी, उसने कहा। फोन अपनी जेब में रख लिया। मैं रोने लगी। यार प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो मेरे पास आया, बहुत पास। मैं दीवार से टिक गई, भागने की कोई जगह नहीं थी। वो इतने पास आ गया कि मुझे उसकी सांसों की गर्माहट फील हो रही थी। उसकी आंखें, यार उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे किसी जानवर की आंखें होती हैं। रिया, उसने कहा। मेरा नाम उसकी जुबान से सुनकर मुझे उल्टी आने लगी। तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से तुम इस बिल्डिंग में आई हो, मैं तुम्हें देखता रहता हूं, तुम्हारी एक एक मूवमेंट देखता हूं। तुम्हें पता नहीं है, पर मैं तुम्हें जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया यार, क्या बोल रहा था ये? कितने दिनों से मुझे देख रहा था, मुझे इसका कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं मैं, वो बोलता रहा। बस एक बार। नहीं, मैं चीखी। दूर हटिए, मैं चीखूंगी, सब आ जाएंगे। चीखो, उसने कहा। कोई नहीं आएगा, बिल्डिंग में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। झूठ था ये यार, शर्मा अंकल आंटी तो होंगे ही। पर तभी मुझे याद आया कि आंटी ने कल कहा था कि वो लोग रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं 2 दिन के लिए। बाकी लोग भी छुट्टी के दिन कहीं गए होंगे। मैं फंस गई थी यार, पूरी तरह से, और इस आदमी के हाथ में। तभी उसने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे चेहरे को टच किया। मैं सिहर गई एकदम। उसका टच बर्फ जैसा ठंडा था, अजीब सा लग रहा था, जैसे किसी मुर्दे ने छू दिया हो। डरो मत, उसने कहा। दर्द नहीं होगा, बस थोड़ी देर। मैंने उसका हाथ झटका, जोर से धक्का दिया उसे। वो हटा नहीं, पर थोड़ा पीछे हुआ। मैंने मौका देखा और भागने की कोशिश की, दरवाजे की तरफ दौड़ी। पर यार वो बहुत तेज था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, खींच लिया वापस।
मैं उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती रही, पर नहीं छूट पा रही थी। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़िए मुझे, मैं चीखती रही, प्लीज। पर वो सुन ही नहीं रहा था। वो मुझे घसीटता हुआ बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। मैं रोती रही, चीखती रही, उससे छूटने की कोशिश करती रही, पर कुछ नहीं हो रहा था। तभी अचानक कुछ हुआ। दरवाजे की घंटी बजी, जोर जोर से। फिर दस्तक हुई। रिया, दरवाजा खोलो। आदित्य की आवाज थी, मेरे आदित्य की। वो वापस आ गया था। मैंने जोर से चीखा, आदित्य बचाओ मुझे। मनोज ने मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की, पर मैं चीखती रही। दरवाजे पे और जोर से दस्तक हुई। रिया, मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। मनोज का चेहरा बदल गया यार। वो गुस्से में आ गया। उसने मुझे एक जोर का धक्का दिया। मैं गिर गई फर्श पर। मेरे हाथ में चोट लगी। फिर वो दरवाजे की तरफ गया, खोला दरवाजा। बाहर आदित्य खड़ा था। उसका चेहरा लाल था गुस्से से। तुम यहां क्या कर रहे हो? आदित्य ने गुर्राते हुए पूछा। मैं बस, मनोज कुछ बोलने लगा, पर आदित्य ने सुना नहीं। वो अंदर घुसा और मुझे फर्श पर पड़ा देखा। मेरी हालत देखी, रोते हुए, कांपते हुए। रिया, वो मेरे पास आया, मुझे उठाया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं बोल नहीं पा रही थी यार, बस रो रही थी। आदित्य को पकड़ के रो रही थी। आदित्य समझ गया। वो मनोज की तरफ मुड़ा। तुमने इसके साथ क्या किया तुमने? मनोज पीछे हटने लगा। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। आदित्य दहाड़ा। वो मनोज की तरफ बढ़ा, पर तभी मनोज ने कुछ किया जो मुझे कभी नहीं भूलेगा। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक काला सा पाउडर, और हवा में उड़ा दिया। वो पाउडर आदित्य के चेहरे पर जा लगा। आदित्य चीखा, अपनी आंखें मलने लगा। मेरी आंखें। मैं दौड़कर आदित्य के पास गई। क्या हुआ तुम्हें? आदित्य की आंखों से पानी बह रहा था। वो दर्द से कराह रहा था। मनोज हंसने लगा, फिर से वही भयानक हंसी। तुम दोनों ने मुझसे पंगा लिया, अब भुगतो। फिर वो बाहर निकल गया, दरवाजा बंद कर दिया। मैं आदित्य को संभालती रही, पानी से उसकी आंखें धोई। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा ठीक हुआ, पर अभी भी दर्द हो रहा था उसे। अस्पताल चलना होगा, मैंने कहा। पहले पुलिस को फोन करो, उस साले को जेल में डालूंगा। मैंने फोन किया पुलिस को, सब कुछ बताया। वो लोग आने वाले थे, पर यार जो हुआ था उससे मैं हिल गई थी। कसम से मेरा पूरा बदन कांप रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी कि अगर आदित्य टाइम पे ना आता तो क्या होता। उस रात नींद नहीं आई यार, बिल्कुल नहीं। आदित्य के पास लेटी रही। उसने मुझे कस के पकड़ा हुआ था, वो भी सो नहीं पाया। और तभी से हमारी जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि जो हमें नहीं पता था वो ये कि मनोज मिश्रा कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वो एक तांत्रिक था, एक खतरनाक तांत्रिक, और उसने अपना बदला लेने की ठान ली थी। हमारी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली थी। पुलिस आई यार, हमने सब कुछ बताया, मनोज के बारे में, उसने क्या किया, सब। पुलिस वाले ऊपर गए उसके फ्लैट में, पर दरवाजा बंद था। बेल बजाई, दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। तोड़ना पड़ा दरवाजा। अंदर गए तो यार कोई नहीं था। फ्लैट खाली था, एकदम खाली, जैसे कोई वहां कभी रहा ही नहीं। कुछ भी नहीं था, न फर्नीचर, न कपड़े, कुछ भी नहीं। बस दीवारों पे कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, काले काले, और एक अजीब सी महक आ रही थी, बहुत तेज और अजीब। पुलिस भी चौंक गई। कल तक तो यहां फर्नीचर था, एक कांस्टेबल बोला। मैंने खुद देखा था जब हम चेकिंग करने आए थे। पर अब कुछ नहीं था। मनोज गायब था, पूरी तरह से, जैसे हवा में मिल गया हो। पुलिस ने केस दर्ज किया, पर क्या फायदा, जिसके खिलाफ केस था वो ही गायब था। उन्होंने कहा कि ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा। उस रात हम अपने फ्लैट में रुके, पर डर लग रहा था यार। हर आवाज पे चौंक जाते थे, हर शैडो से डरते थे। लगता था जैसे वो वापस आ जाएगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। आदित्य की आंखें अभी भी लाल थीं, दर्द हो रहा था। अगली सुबह हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आंखें चेक की और बोला, कोई केमिकल लगा है, खतरनाक नहीं है, पर थोड़े दिन तकलीफ होगी, मेडिसिन दे रहा हूं। हमने मेडिसिन ली, घर आ गए, पर यार घर में अब वो फीलिंग नहीं थी। पहले जो सेफ लगता था अब डरावना लगने लगा था। हर वक्त लगता था कि कोई देख रहा है, कोई हमारे आसपास है। शर्मा आंटी वापस आई 2 दिन बाद। उन्हें सब पता चला तो बहुत शौक हुए। हे भगवान, मनोज जी ने ऐसा किया, विश्वास नहीं होता, वो तो इतने अच्छे थे। आंटी, बाहर से सब अच्छे लगते हैं,
अंदर से क्या है पता नहीं चलता। आंटी ने हमें सपोर्ट किया, बोली कि अगर डर लगे तो उनके यहां आ जाना। पर यार डर तो लग ही रहा था हर वक्त। 1 हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं हुआ। मनोज का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने भी ढूंढना बंद कर दिया लगभग। हमने सोचा कि शायद वो भाग गया होगा दूर कहीं और अब वापस नहीं आएगा। पर हम गलत थे यार, बहुत गलत। 10वें दिन रात को अजीब चीजें होने लगी। मैं और आदित्य सो रहे थे। करीब 2 बजे होंगे रात के। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। एक आवाज आ रही थी, रिया, रिया। मैं उठ गई, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आदित्य सो रहा था। मैंने सोचा कि सपना होगा, फिर से लेट गई। पर फिर से वो आवाज आई, रिया। इस बार साफ साफ सुनाई दी, किसी की फुसफुसाहट मेरे कान के पास, बिल्कुल पास। मैं उठ के बैठ गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है? मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं आया, पर कमरे में एक अजीब सी महक आने लगी। वही महक जो मनोज के फ्लैट में थी, तेज और अजीब। मैंने आदित्य को जगाया, आदित्य, आदित्य उठो। वो उठा। क्या हुआ? कोई है यहां? मैंने कहा। मुझे आवाज सुनाई दी और ये महक आदित्य ने भी महसूस किया। हाँ, ये क्या स्मेल है? उसने लाइट ऑन की, कमरे में देखा, कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। पर वो स्मेल अभी भी थी। शायद बाहर से आ रही है, आदित्य ने कहा, पर उसकी आवाज में भी डर था। हम दोनों उठ गए, पूरे घर में चेक किया, हर कमरे में, बाथरूम में, किचन में, हर जगह। कोई नहीं था। सब दरवाजे खिड़कियां बंद थी, कोई अंदर नहीं आया था। पर यार वो महक जा नहीं रही थी। और अब मुझे ठंड भी लगने लगी थी। हालांकि गर्मी थी, पर मुझे ठंड लग रही थी, कांपने लगी थी मैं। रिया, तुम ठीक हो? आदित्य ने पूछा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैंने कहा। दांत किटकिटा गए थे। आदित्य ने मुझे कंबल में लपेटा, पर फिर भी ठंड नहीं जा रही थी। एसी तो चल भी नहीं रहा था, पर मुझे लग रहा था जैसे फ्रीजर में खड़ी हूं। हॉस्पिटल चलते हैं, आदित्य ने कहा। पर तभी अचानक सब ठीक हो गया। ठंड चली गई, महक चली गई, सब नॉर्मल हो गया। मैं कंफ्यूज हो गई, क्या हो रहा है? मैंने कहा। आदित्य भी कंफ्यूज था। पता नहीं, शायद तुम्हें बुखार आ रहा है। हमने मेरा टेम्परेचर चेक किया, नॉर्मल था, कोई बुखार नहीं था। उस रात बाकी समय हम जागते रहे, सोए नहीं। डर लग रहा था सोने में। लगता था कि फिर से वो आवाज आएगी, वो महक आएगी। सुबह हुई तो थोड़ा बेहतर फील हुआ। धूप आई तो सब नॉर्मल लगने लगा। हमने सोचा कि शायद हमारे दिमाग का खेल था, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ होगा। पर अगली रात फिर से वही हुआ, वही आवाज, वही महक, वही ठंड। और इस बार सिर्फ मुझे नहीं, आदित्य को भी महसूस हुआ। उसने भी आवाज सुनी, रिया, आदित्य, तुमने मुझसे दुश्मनी की, अब भुगतोगे। ये आवाज मनोज की थी। साफ साफ उसकी आवाज। वो हमसे बात कर रहा था, पर कहां से? कोई दिख नहीं रहा था। आदित्य डर गए यार, मैं तो डरी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठ गए, कांप रहे थे। फिर एक और चीज हुई, दीवार पर एक शैडो बनी, एक आदमी की शैडो। धीरे धीरे मूव कर रही थी, हमारी तरफ आ रही थी। आदित्य, मैं चीखी। आदित्य ने लाइट ऑन की, शैडो गायब हो गई। पर वो फीलिंग अभी भी थी, वो प्रेजेंस अभी भी थी। कोई हमारे साथ कमरे में था, हम नहीं देख पा रहे थे, पर था। उस रात के बाद यार हमें समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। मनोज ने कुछ किया है, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगले दिन मैंने ऑफिस में भी अजीब चीजें महसूस की। काम करते हुए लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। पीछे मुड़ती तो कोई नहीं होता, पर फीलिंग नहीं जा रही थी। कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता, फाइलें खुद से खुल जाती, माउस हिलता रहता। मेरे कलीग्स ने नोटिस किया, रिया तुम ठीक हो? बहुत परेशान लग रही हो। मैं क्या बताती यार कि मेरे साथ भूतिया चीजें हो रही हैं। वो तो पागल समझती मुझे। बस थोड़ा स्ट्रेस है, मैंने कहा। पर अंदर से मैं टूट रही थी, डर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शाम को घर आई तो आदित्य भी परेशान था। उसने बताया कि ऑफिस में उसके साथ भी अजीब चीजें हुई। उसका लैपटॉप हैंग हो गया बार बार। जो प्रेजेंटेशन उसने बनाई थी वो डिलीट हो गई। बॉस ने उस पर चिल्लाया, रिया, मुझे लग रहा है कि मनोज ने कुछ किया है हमारे साथ। आदित्य ने कहा, कोई जादू टोना। मैं चौंक गई। आदित्य जो इन चीजों में विश्वास नहीं करता था, वो ये बोल रहा था। तुम्हें विश्वास हो गया?
मैंने पूछा। मुझे नहीं पता रिया, पर जो हो रहा है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, साइंस से नहीं समझ आ रहा, तो शायद कुछ और है। हम दोनों बैठ गए, सोचने लगे कि क्या करें। पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, वो तो मनोज को ढूंढ भी नहीं पा रहे, और जो हो रहा है वो तो पुलिस के काम का नहीं है, वो तो कुछ सुपर नेचुरल है। तभी मुझे शर्मा आंटी की याद आई। उन्होंने कहा था कि मनोज ने उनकी मदद की थी, तो आंटी को शायद कोई और भी पता होगा जो इन चीजों को समझता हो, कोई पंडित या कोई तांत्रिक। मैं नीचे आंटी के पास गई, सब कुछ बताया, रात की आवाजें, महक, ठंड, शैडोज, ऑफिस में हुई अजीब चीजें। आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक है बेटी, मनोज ने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है, कोई टोना। आंटी क्या करें हम? मैंने पूछा। आप कोई ऐसा जानती हो जो इसे हटा सके? आंटी ने सोचा, फिर बोली, हाँ, एक आदमी है, उसका नाम है गुरु प्रदीप शर्मा। वो भी तांत्रिक है, पर अच्छा आदमी है, लोगों की मदद करता है। मनोज ने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया, पर गुरु प्रदीप जी ऐसे नहीं है। कहाँ मिलेंगे वो? मैंने पूछा। रोहिणी में रहते हैं, मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, पर बेटी जल्दी जाओ उनके पास, देर मत करो, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। आंटी ने मुझे एक पेपर दिया जिस पर एड्रेस लिखा था। मैंने धन्यवाद दिया और ऊपर आ गई। आदित्य को बताया, हमने तय किया कि कल सुबह ही चलेंगे, ऑफिस में छुट्टी ले लेंगे। उस रात फिर से वही हुआ, आवाजें, महक, ठंड, पर इस बार कुछ और भी हुआ। मैंने एक चेहरा देखा शीशे में। मैं बाथरूम में थी, हाथ धो रही थी, शीशे में देखा तो मेरे पीछे एक चेहरा था, मनोज का चेहरा। वो मुस्कुरा रहा था, वही भयानक मुस्कुराहट। मैं चीखी, पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। फिर से शीशे में देखा, अब वो चेहरा नहीं था, बस मेरा रिफ्लेक्शन था। पर यार, उस चेहरे को देखकर मेरी जान निकल गई थी, कसम से। मैं रोने लगी। आदित्य दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ रिया? मैंने बताया। आदित्य ने मुझे संभाला, पर अब हम दोनों को पता था कि बहुत खतरे में हैं हम। मनोज जो भी कर रहा है वो हमें तोड़ रहा है, धीरे धीरे। अगली सुबह हम तैयार होकर निकले। रोहिणी जाना था, गुरु प्रदीप शर्मा से मिलना था, बस वही हमारी आखिरी उम्मीद थी। सुबह 9 बजे हम घर से निकले। यार, मेरी हालत बहुत खराब थी, रात भर सोई नहीं थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, हाथ पैर कांप रहे थे। आदित्य भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। हमने ऑटो लिया, ड्राइवर को एड्रेस बताया, रोहिणी का सेक्टर 16। करीब 1 घंटे का सफर था वहां तक। पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहे। मैं बाहर देखती रही, लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, नॉर्मल, पीसफुल, और हम एक अजीब से डर के साए में फंसे हुए थे। रास्ते में मुझे फिर से वो फीलिंग हुई जैसे कोई देख रहा है। मैंने पीछे देखा, सड़क पर गाड़ियां थीं, लोग थे, पर किसी ने मुझे नहीं देखा था। फिर भी वो फीलिंग नहीं जा रही थी। आदित्य, मैंने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है वो हमारे साथ है। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा। डरो मत, हम उसके पास जा रहे हैं जो हमारी मदद करेगा। पर यार, डर तो लग ही रहा था, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आखिरकार हम पहुंच गए। एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, 3 मंजिला। एड्रेस के हिसाब से दूसरी मंजिल पर गुरु प्रदीप शर्मा का घर था। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत डार्क थी, लाइट ठीक से नहीं आ रही थी, ठंडक थी अजीब सी, हालांकि बाहर गर्मी थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचे, एक दरवाजा था, उस पर नेम प्लेट लगी थी, गुरु प्रदीप शर्मा। हमने घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। बाहर एक आदमी खड़ा था, उम्र होगी कोई 55-60 साल की। सफेद कुर्ता पायजामा पहना था, माथे पे चंदन का तिलक लगा था, चेहरे पर शांति थी। उसकी आंखें बहुत अलग थीं, गहरी थीं, पर डरावनी नहीं, शांत और समझदार। जी? उसने पूछा। आवाज में भी शांति थी। नमस्ते गुरुजी, आदित्य ने कहा। हम शर्मा जी के रेफरेंस से आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। गुरुजी ने हमें ध्यान से देखा। उनकी नजर मुझ पर टिकी, फिर आदित्य पर। उनका चेहरा गंभीर हो गया। अंदर आओ, उन्होंने कहा। हम अंदर गए। घर छोटा था पर साफ सुथरा। एक कमरे में मूर्तियां रखी हुई थीं, देवी देवताओं की। अगरबत्तियां जल रही थीं। एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, पर अच्छी खुशबू, शांति देने वाली। बैठो, गुरुजी ने कहा। हम बैठ गए। मैं अपने हाथ मरोड़ रही थी, नर्वस थी बहुत। बताओ, गुरुजी ने कहा, क्या हुआ है? आदित्य ने शुरू से लेकर सब कुछ बताया, मनोज के बारे में, उस दिन की घटना, फिर उसका गायब होना, और फिर रातों को होने वाली अजीब चीजें, आवाजें, महक, ठंड, शैडोज, ऑफिस में हुई परेशानियां, सब कुछ। गुरुजी चुपचाप सुनते रहे। उनका चेहरा और गंभीर होता गया। जब आदित्य बोलना बंद हुआ तो गुरुजी ने मुझसे पूछा,
बेटी, तुम्हें और क्या महसूस हो रहा है? कोई सपने आ रहे हैं? मैं चौंक गई यार। सपनों के बारे में तो हमने बताया ही नहीं था। जी हाँ, मैंने कहा। बुरे सपने आ रहे हैं हर रात। उसमें वो आता है, मनोज। वो मुझसे बातें करता है, भयानक बातें, धमकियां देता है। और गुरुजी ने पूछा, और कुछ? मैं हिचकिचाई यार। वो सपने वो इतने भयानक थे कि बोलने में शर्म आ रही थी, पर गुरुजी इंतजार कर रहे थे। वो सपनों में मुझे छूता है, मैंने धीरे से कहा। आंखों में आंसू आ गए। मैं भागने की कोशिश करती हूं पर नहीं भाग पाती। वो मुझे पकड़ लेता है और फिर मैं आगे नहीं बोल पाई, रोने लगी। आदित्य ने मुझे पकड़ लिया, वो भी रो रहा था। गुरुजी ने गहरी सांस ली। ये बहुत गंभीर है, उन्होंने कहा। मनोज ने तुम पर एक बहुत खतरनाक टोना किया है। इसे कहते हैं मोहिनी प्रयोग। इसमें तांत्रिक किसी औरत को अपने वश में करने की कोशिश करता है। पहले सपनों में आता है, फिर धीरे धीरे उसकी चेतना पर कब्जा कर लेता है। आखिर में वो औरत उसकी दासी बन जाती है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती। सुनकर मेरा खून जम गया यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा। मैं कभी उसकी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। बेटी, ये तुम्हारी मर्जी पे निर्भर नहीं करता। टोना तुम्हारी मर्जी को खत्म कर देता है। धीरे धीरे तुम उसकी बातें मानने लगोगी, उसके पास जाने लगोगी बिना सोचे समझे। और आदित्य बेटा, उन्होंने आदित्य की तरफ देखा, तुम पर भी उसने कुछ किया है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने लिए। तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारी सेहत खराब होगी, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आएंगे, आखिर में तुम टूट जाओगे और तब वो तुम्हारी बीवी को आसानी से ले जा सकेगा। आदित्य का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा जज्बा अच्छा है बेटा, गुरुजी ने कहा, पर जज्बे से टोना नहीं हटता। इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या गुरुजी? मैंने पूछा। क्या करना पड़ेगा? हम कुछ भी करेंगे, बस हमें इससे बचा दीजिए प्लीज। गुरुजी ने सोचा, फिर बोले, पहले मुझे तुम दोनों को चेक करना होगा, देखना होगा कि टोने का असर कितना हो चुका है। उसके बाद ही बता सकूंगा कि क्या करना होगा। उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा किया। तुम दोनों उस कमरे में जाओ, वहां बैठो, मैं आता हूं। हम उस कमरे में गए। छोटा सा कमरा था, बीच में एक चौकी रखी हुई थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, यंत्र मंत्र। कोने में धूप जल रही थी। थोड़ी देर बाद गुरुजी आए। उनके हाथ में कुछ चीजें थीं, एक लाल कपड़ा, कुछ जड़ी बूटियां, एक छोटा सा डब्बा जिसमें से धुआं निकल रहा था। आदित्य, तुम पहले बैठो, उन्होंने कहा। चौकी पर आदित्य बैठ गया। गुरुजी ने उस धुएं वाले डब्बे को आदित्य के चारों तरफ घुमाया, कुछ मंत्र बोलते रहे। फिर उन्होंने आदित्य के माथे पर कुछ लगाया, राख जैसा कुछ। गुरुजी बोले, तुम पर असर कम है, बस शुरुआत हुई है, इसे रोका जा सकता है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम बैठो बेटी। मैं बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुरुजी ने वही प्रोसेस दोहराई, धुआं घुमाया, मंत्र बोले, राख लगाई। पर यार, जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया, मुझे बहुत अजीब लगने लगा, जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। सांस लेने में तकलीफ होने लगी, चक्कर आने लगे। गुरुजी, मैंने कहा, मुझे। तभी अचानक मुझे झटका लगा, पूरे शरीर में जोर का झटका। मैं चिल्लाई। आदित्य दौड़कर मेरे पास आया। रिया, रिया क्या हुआ? पर मैं जवाब नहीं दे पाई यार। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मैंने उसे देखा, मनोज को। वो मेरे सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। रिया, उसने कहा, तुम मुझसे नहीं भाग सकती, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नहीं, मैं चीखी, मैं तुम्हारी नहीं हूं, कभी नहीं बनूंगी। वो हंसने लगा। देखेंगे, जल्दी ही तुम खुद मेरे पास आओगी, खुद। फिर वो गायब हो गया, अंधेरा हट गया। मैं वापस उस कमरे में थी। गुरुजी मेरे सामने बैठे थे। आदित्य मेरा हाथ पकड़े हुए था। बेटी, तुम ठीक हो? गुरुजी ने पूछा। मैं रो रही थी। उसे देखा मैंने, यहां, अभी। गुरुजी ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम पर असर बहुत ज्यादा हो चुका है बेटी, बहुत ज्यादा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर बताइए गुरुजी, आदित्य ने कहा, क्या करना होगा? हम कुछ भी करेंगे। गुरुजी ने गहरी सांस ली। ठीक है, सुनो,
मनोज ने जो टोना किया है उसे तोड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। क्या? हम दोनों एक साथ बोले। हाँ, गुरुजी ने कहा, उसके पास जाना होगा, उससे मिलना होगा और उसे मारना होगा। मेरा दिल बैठ गया यार। मारना? पर गुरुजी, हम कैसे मारेंगे और मिलेंगे कहाँ वो कहाँ है ये मुझे पता लगाना होगा, गुरुजी ने कहा। और मारने के लिए कोई हथियार नहीं चलेगा, सिर्फ तंत्र से ही उसे मारा जा सकता है। तुम्हें कुछ चीजें सीखनी होंगी, कुछ मंत्र, कुछ रक्षा कवच, तभी तुम उसके सामने टिक पाओगे। कितना टाइम लगेगा? आदित्य ने पूछा। 10-15 दिन, गुरुजी ने कहा। हर रोज तुम्हें यहां आना होगा, सुबह और शाम। मैं तुम्हें तैयार करूंगा। और हाँ, इन दिनों में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मनोज को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम तैयारी कर रहे हो, नहीं तो वो पहले ही वार कर देगा। हमने सिर हिलाया। ठीक है गुरुजी, मैंने कहा, हम आएंगे रोज। गुरुजी ने हमें कुछ चीजें दी, तावीज, काली धागे, कुछ राख। इन्हें हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें थोड़ी सुरक्षा देंगे, पूरी नहीं पर थोड़ी। और हाँ, घर में हर रोज धूप जलाना, तुलसी के पत्ते रखना, दरवाजे और खिड़कियों पर हनुमान चालीसा चिपकाना, समझे? जी गुरुजी, हमने कहा। हम बाहर निकले। मन थोड़ा हल्का था, कम से कम अब एक रास्ता तो था, एक उम्मीद तो थी। पर यार, वो जो बोले थे मनोज को मारना होगा, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने कभी किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई थी, और मारना एक इंसान को। पर फिर मुझे याद आया कि मनोज क्या कर रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मेरे और आदित्य के बीच आने की कोशिश कर रहा है, मुझे अपनी दासी बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगले 15 दिन बहुत मुश्किल थे यार। हर रोज सुबह और शाम हम गुरुजी के पास जाते, वो हमें मंत्र सिखाते, बताते कि कैसे अपनी रक्षा करें, कैसे तांत्रिक हमलों से बचें, कैसे बुरी शक्तियों को दूर रखें। हमें कुछ यंत्र भी बनाने सिखाए, खून से। हाँ यार, अपने खून से। उंगली में चुभो के खून निकालते और फिर एक कागज पर खास तरीके से यंत्र बनाते। बहुत डरावना लगता था, पर करना पड़ता था। गुरुजी ने हमें कुछ हथियार भी दिए, आध्यात्मिक हथियार। एक खास तरह का चाकू जिस पर मंत्र लिखे हुए थे, एक माला जो रुद्राक्ष की बनी थी, और एक छोटी सी शीशी जिसमें कोई तरल था। ये क्या है गुरुजी? मैंने पूछा। ये है गंगा जल, उन्होंने कहा। पर आम गंगा जल नहीं, इसमें खास मंत्रों से शक्ति भरी गई है। जब तुम मनोज के सामने होगी तो ये उस पर फेंक देना, इससे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। तब तुम उस चाकू से उसे खत्म कर सकती हो। मेरे हाथ कांप गए यार। खत्म करना मतलब मारना, हत्या? गुरुजी, मैंने कहा, अगर मैंने उसे मार दिया तो? पुलिस को तुम नहीं मिलोगी, गुरुजी ने कहा, क्योंकि मनोज असल में मर चुका है। वो जो तुम्हें दिख रहा है वो उसकी आत्मा है, उसका शरीर कहीं है। जब तुम उस आत्मा को खत्म करोगी तो उसका शरीर भी खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, कोई सबूत नहीं बचेगा। ये सुनकर और डर लगा यार मुझे। मतलब हम एक जिंदा इंसान से नहीं, एक आत्मा से लड़ने जा रहे थे, एक खतरनाक तांत्रिक की आत्मा से। पर अब कोई और चारा नहीं था। इन 15 दिनों में रातें और भी बुरी हो गई थी यार, सपने और भयानक हो गए थे। मनोज हर रात आता, मुझसे बातें करता, कहता, जल्दी ही तुम मेरी हो जाओगी रिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सपनों में वो मुझे छूता, मेरे बालों को सहलाता, मेरे गालों को टच करता, और मैं कुछ नहीं कर पाती, हिल नहीं पाती, चीख नहीं पाती, बस रो सकती थी। एक रात तो हद हो गई यार। सपने में वो मुझे किस करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की उससे दूर होने की, पर नहीं हुआ। जैसे मेरा शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसकी आवाज आ रही थी, तुम मुझसे प्यार करती हो रिया, तुम्हें पता नहीं है अभी पर तुम करती हो। मैं चीखते हुए उठी, पसीने से लथपथ थी। आदित्य जगा और मुझे संभाला। बस रिया, उसने कहा, कल हम गुरुजी से पूछेंगे कि कब जाना है और कितना इंतजार। अगले दिन हम गुरुजी के पास गए। मैंने अपने सपने के बारे में बताया। गुरुजी का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। समय खत्म हो रहा है,
अब तुम्हें जल्दी जाना होगा। परसों रात, अमावस्या की रात, उस रात तांत्रिक शक्तियां सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं, पर तुम्हारे लिए भी वो सही समय है। मैंने पता लगा लिया है कि मनोज कहाँ है। कहाँ? आदित्य ने पूछा। महरौली में, गुरुजी ने कहा। एक पुराना मंदिर है वहां, अब बंद पड़ा है, कोई नहीं जाता वहां। वहीं मनोज ने अपना ठिकाना बनाया है, वहीं वो अपनी साधना करता है। तुम्हें वहां जाना होगा। हम दोनों जाएंगे, आदित्य ने कहा। नहीं, गुरुजी ने कहा, सिर्फ रिया जाएगी। क्या? आदित्य चौंक गया। नहीं, मैं अपनी बीवी को अकेले नहीं जाने दूंगा, वो खतरनाक है। मुझे पता है बेटा, गुरुजी ने कहा, पर टोना रिया पर है, उसी को तोड़ना है। तुम अगर साथ गए तो मनोज को पता चल जाएगा, वो पहले तुम पर हमला करेगा, तुम्हें खत्म कर देगा और फिर रिया को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए रिया को अकेले जाना होगा, पर मैंने उसे सब सिखा दिया है, वो तैयार है। पर मैं तैयार नहीं थी यार, अंदर से घबरा रही थी बहुत। अकेले कैसे जाऊंगी उस खतरनाक जगह पर, उस खतरनाक आदमी के पास? पर आदित्य की तरफ देखा तो समझ आ गया, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। नौकरी में परेशानी हो रही थी, सेहत भी खराब हो रही थी, और ये सब मनोज की वजह से था। मैंने हिम्मत की यार। ठीक है, मैंने कहा, मैं जाऊंगी अकेले। आदित्य ने मुझे कस के पकड़ लिया। रिया, प्लीज सावधान रहना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा। मैं उसे हिम्मत दे रही थी, पर खुद डरी हुई थी। गुरुजी ने मुझे सब चीजें दी, चाकू, माला, गंगाजल, यंत्र। समझाया कि क्या करना है, कैसे मनोज से बात करनी है, कैसे उस पर हमला करना है। याद रखना बेटी, उन्होंने कहा, वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों में मत आना, अपना मंत्र जपते रहना, माला को पकड़े रहना, और जब मौका मिले बिना सोचे गंगाजल फेंक देना और चाकू से वार कर देना, समझी? जी गुरुजी, मैंने कहा। परसों आया, अमावस्या की रात। मैं तैयार होने लगी यार, काले कपड़े पहने। गुरुजी ने कहा था कि काले रंग से बुरी नजर नहीं लगती। सारी चीजें एक बैग में रखी, माथे पर तिलक लगाया, गले में माला पहनी। आदित्य मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया, मेरा हाथ पकड़ के बैठा रहा। रिया, अगर डर लगे तो वापस आ जाना, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। नहीं, मैंने कहा, यह आखिरी रास्ता है, मुझे जाना ही होगा। स्टेशन आ गया, मैं उतर गई। पीछे मुड़ के आदित्य को देखा, वो रो रहा था। मेरा भी रोने का मन हुआ, पर रोई नहीं, हिम्मत रखनी थी। महरौली के लिए मेट्रो ली, रास्ते भर दिल धड़कता रहा, हाथ कांपते रहे, मंत्र जपती रही, ओम नमो भगवते रुद्राय। महरौली पहुंची, बाहर निकली। अंधेरा था यार, बहुत अंधेरा। रात के 11 बज चुके थे। सड़कों पर कोई नहीं था, बस कुछ जानवर यहां वहां घूम रहे थे। गुरुजी ने जो एड्रेस दिया था उसके हिसाब से चलने लगी। सकरी गलियां थीं, पुराने मकान थे, कुछ तो टूटे फूटे थे। एक अजीब सा माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह जिंदा नहीं है, मुर्दा है। करीब आधे घंटे चलने के बाद वो मंदिर दिखा, पुराना, बहुत पुराना। दीवारें टूटी हुई थीं, घास फूस उगाई थी, गेट आधा खुला था। मैं रुक गई यार। अंदर देखा, अंधेरा था, गहरा अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा था, पर एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, लाल रंग की, जैसे कोई आग जल रही हो। और एक आवाज भी आ रही थी, धीमी धीमी, मंत्रों की आवाज, तांत्रिक मंत्र। वो वही था, मनोज, उसकी साधना कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली, हाथ में माला को कस के पकड़ा, दूसरे हाथ में चाकू निकाला। बैग में गंगाजल की शीशी थी, जल्दी से निकाल सकती थी। चलो रिया, मैंने खुद से कहा, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना ही होगा। और फिर मैं अंदर चली गई यार, उस अंधेरे में, उस खतरे में, अपनी किस्मत से लड़ने। मंदिर के अंदर कदम रखते ही यार एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर तो गर्मी थी, पर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ्रीजर में घुस गई हूं। पूरे शरीर में कंपकपी होने लगी। वो लाल रोशनी थोड़ी और साफ दिखने लगी, एक कोने से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पे डर लग रहा था, पैर कांप रहे थे, पर रुकी नहीं। मंत्रों की आवाज तेज होती जा रही थी। वो मनोज की आवाज थी, साफ सुनाई दे रही थी अब। ओम काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी। तांत्रिक मंत्र था ये,
बहुत खतरनाक। गुरुजी ने बताया था। मैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गई, झांक के देखा, और फिर यार, फिर जो दृश्य देखा वो मेरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक बड़ा सा कमरा था, बीच में एक यंत्र बना हुआ था, फर्श पर खून से बना था, और उस यंत्र के बीच में मनोज बैठा था, नंगा, पूरी तरह नंगा। उसके पूरे शरीर पर भी खून लगा हुआ था। उसके सामने एक बड़ी सी मूर्ति रखी थी, काली माता की, पर यार वो कोई नॉर्मल मूर्ति नहीं थी, बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे असली हों। मनोज के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, लाल मोमबत्तियां। उनकी रोशनी से पूरा कमरा लाल दिख रहा था, और मनोज वो मंत्र बोलते हुए कुछ कर रहा था। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, और वो उस गुड़िया को, नहीं यार, मैं नहीं बता सकती क्या कर रहा था। बहुत गंदा था, बहुत भयानक। तभी मुझे समझ आया, वो गुड़िया मेरी थी, मेरी शक्ल बनी हुई थी उस पर, मेरे जैसे कपड़े थे उस पर। वो मुझ पर टोना कर रहा था, अभी इसी वक्त मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। मेरा खून खौल गया यार, गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा। ये साला क्या सोचता है खुद को? मैं उसकी कोई चीज हूं जो वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दीवार के पीछे से निकली, सीधे खड़ी हो गई। मनोज, मैंने जोर से कहा। वो चौंक गया, उसका मंत्र रुक गया। उसने पीछे मुड़ के देखा, मुझे देखा। पहले तो उसके चेहरे पे शौक आया, फिर एक भयानक मुस्कुराहट आई। रिया, उसने कहा। उसकी आवाज में खुशी थी। तुम आ गई, आखिरकार। मैं जानता था कि तुम आओगी, तुम्हें आना ही था। मैं अपनी मर्जी से आई हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी, पर मैंने हिम्मत रखी। तुम्हारे टोने की वजह से नहीं। वो हंसने लगा। फर्क नहीं पड़ता, तुम आई तो अब तुम मेरी हो। वो उठने लगा। मैंने तुरंत बैग से गंगा जल की शीशी निकाली और फेंक दी उस पर। पानी उसके शरीर पर पड़ा, और तभी एक जोर की चीख निकली उससे, एकदम भयानक चीख, जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से छटपटाने लगा, जमीन पर गिर गया। क्या किया तुमने? वो चिल्लाया। मैंने चाकू निकाला, उसकी तरफ बढ़ने लगी। जो तुम्हारे साथ होना चाहिए था बहुत पहले, मैंने कहा। पर तभी अचानक कुछ हुआ। वो काली की मूर्ति, उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली, जोर की, और वो रोशनी मेरी तरफ आई। मुझे जोर का झटका लगा। मैं पीछे उड़ गई, दीवार से जा टकराई। दर्द हुआ बहुत। चाकू हाथ से छूट गया। तुम सोचती हो मुझे इतनी आसानी से मार दोगी? मनोज की आवाज आई, पर अब वो अलग थी, भारी थी, डरावनी थी। मैंने देखा वो खड़ा हो रहा था, पर यार अब वो अलग लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, पूरी तरह लाल। उसके चारों तरफ एक काला साया था, जैसे कोई और शक्ति उसे घेरे हुए हो। मैं सिर्फ मनोज नहीं हूं, वो बोला। मैं काली की शक्ति हूं, तांत्रिक सिद्धि हूं। तुम जैसी साधारण लड़की मुझे नहीं मार सकती। मैं उठने की कोशिश करने लगी। बदन में बहुत दर्द हो रहा था, पर उठना था, लड़ना था। माला पकड़ी और मंत्र बोलने लगी, गुरुजी ने जो सिखाया था। ओम नमो भगवते रुद्राय, दुष्टानम दुष्टानाम नाशाय। मंत्र बोलते ही थोड़ी ताकत आई। मैं उठ गई, चाकू की तरफ देखा। वो थोड़ा दूर पड़ा था। मनोज मेरी तरफ बढ़ने लगा। बेकार है रिया, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। छोड़ दो ये बेवकूफी, मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें सुखी रखूंगा, जो चाहोगी मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं चीखी। चाकू की तरफ दौड़ी, पर वो तेज था। उसने हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य फोर्स ने मुझे रोक दिया। मैं हिल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा हो। मनोज मेरे पास आया, बहुत पास। उसकी गंध आ रही थी, खून और धूप की मिलीजुली गंध। मुझे घिन आ रही थी। देखो रिया, उसने कहा। उसने अपना हाथ उठाया मेरे चेहरे की तरफ। कितनी खूबसूरत हो तुम। जब से देखा है तुम्हें, तब से बस तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी साधनाएं की, कितनी मुश्किलें झेली, और आज तुम यहां हो मेरे सामने। उसका हाथ मेरे गाल को छू गया। मैं सिहर उठी। उसका टच बर्फ जैसा ठंडा था और अजीब सा, जैसे किसी मुर्दे का टच हो। मुझे मत छुओ, मैंने कहा, दूर हटो। पर वो नहीं हटा। उसका हाथ मेरे गाल से होते हुए मेरे बालों में गया। उसने मेरे बाल पकड़ लिए, पीछे की तरफ खींचा। मेरी गर्दन एक्सपोज हो गई। कितनी नाजुक हो तुम, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। मैं तुम्हें चखना चाहता हूं, तुम्हारे हर हिस्से को। वो मेरी गर्दन के पास आया। मुझे लगा कि वो मुझे किस करेगा या काटेगा।
नहीं यार, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, मंत्र बोलती रही, माला को कस के पकड़े रही और प्रार्थना की, भगवान बचाओ मुझे प्लीज। तभी एक चमत्कार हुआ। माला से एक रोशनी निकली, सफेद रोशनी, जोर की, और वो रोशनी मनोज पर पड़ी। वो फिर से चीखा, पीछे हट गया। मैं भी फ्री हो गई उस अदृश्य फोर्स से। मैंने मौका देखा, चाकू की तरफ दौड़ी, उठा लिया, मुड़ी मनोज की तरफ। वो मुझे घूर रहा था गुस्से से, उसकी लाल आंखें और भी लाल हो गई थी। तुमने गलती की रिया, बहुत बड़ी गलती। अब मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश नहीं आऊंगा, अब जबरदस्ती करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसने फिर से अपने मंत्र बोलने शुरू किए और इस बार और तेज और जोर से। ओम काली काली महाकाली, इस नारी को मेरे वश में करो, मेरी दासी बनाओ। मुझे फिर से वो फीलिंग होने लगी जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर घुस रहा हो, मेरे विचारों को बदल रहा हो, मुझे अपने काबू में ले रहा हो। नहीं, मैं नहीं हारूंगी, नहीं। मैंने अपना मंत्र और जोर से बोलना शुरू किया, चाकू को कस के पकड़ा और उसकी तरफ दौड़ी। ओम नमो भगवते रुद्राय, मैं चीखी और फिर मैंने चाकू मारा, जोर से, सीधा उसकी छाती में। चाकू उसके शरीर में घुस गया। खून निकला नहीं, पर उससे एक अजीब सा धुआं निकलने लगा, काला धुआं। मनोज की चीख निकली, बहुत जोर की। पूरा मंदिर हिल गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाया। वो मुझसे दूर हुआ, चाकू उसके शरीर में ही रह गया। वो लड़खड़ाने लगा, गिरने लगा। पर तभी उसने आखिरी कोशिश की। उसने अपना हाथ उठाया और कुछ बोला, कोई आखिरी मंत्र, और फिर एक जोर की रोशनी निकली, इतनी तेज कि मुझे कुछ दिखा नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब खोली यार, तो मनोज गायब था। वहां सिर्फ राख पड़ी हुई थी और चाकू। वो मर गया था, खत्म हो गया था। मैंने जीत लिया था। पर यार, जीत का एहसास नहीं हुआ मुझे, बस राहत हुई, बहुत राहत, कि अब ये खत्म हो गया। मैं वहीं बैठ गई जमीन पर, रोने लगी। कसम से बहुत रोई। सारा डर, सारा गुस्सा, सारी परेशानी सब निकल गई आंसुओं के साथ। कुछ देर बाद मैं उठी, बाहर निकली। बाहर सुबह होने वाली थी, आसमान में हल्की रोशनी आने लगी थी। मैंने फोन निकाला, आदित्य को कॉल किया। रिया तुम ठीक हो? उसकी आवाज में परेशानी थी। हाँ, मैंने कहा, मैं ठीक हूं। और वो खत्म हो गया, मनोज खत्म हो गया। आदित्य ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड रिया, जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं घर की तरफ निकल पड़ी। दिल हल्का था, सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद नहीं। घर पहुंची तो आदित्य दरवाजे पर ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। रिया, थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। वो रो रहा था। मैंने भी उसे कस के पकड़ लिया। यार, कितने दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। हम अंदर गए। मैंने सब कुछ बताया, कैसे मैं मंदिर में गई, कैसे मनोज से लड़ी, कैसे उसे मारा। आदित्य सुनता रहा। उसके चेहरे पर कभी डर, कभी गुस्सा, कभी राहत के भाव आते रहे। अब सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। अब हम फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मैंने भी यही सोचा यार, सोचा कि अब सब खत्म हो गया, बुरा वक्त खत्म हो गया। पर यार, जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। रातों को वो आवाजें नहीं आई, वो महक नहीं आई, वो सपने नहीं आए। मैं चैन से सो पाई। आदित्य भी। ऑफिस में भी सब नॉर्मल हो गया। मेरा काम ठीक से होने लगा। आदित्य की भी परेशानियां कम हो गई। हम खुश थे यार। सोचा कि अब जिंदगी पटरी पर आ गई है। पर फिर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। छोटी छोटी चीजें जो पहले नोटिस नहीं हुई। जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि कोई मुझे बुला रहा है, रिया, बहुत हल्की सी आवाज। पर जब मुड़ती तो कोई नहीं होता। या फिर शीशे में कभी कभी एक परछाई दिखती मेरे पीछे, पर जब पीछे मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। या फिर रात को सोते वक्त ऐसा लगता कि कोई मुझे छू रहा है, बहुत हल्के से, पर जब आंखें खोलती तो सिर्फ आदित्य होता बगल में। शुरू में मैंने इग्नोर किया यार, सोचा कि शायद मेरे दिमाग का खेल है, इतने दिनों तक जो डर था उसका असर है। पर धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गईं और तेज होती गईं। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी, अचानक पानी बंद हो गया। मैंने शावर चेक किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी।
फिर अचानक पानी फिर से चालू हो गया, पर इस बार ठंडे पानी की जगह गर्म पानी आने लगा, बहुत गर्म, जलाने वाला। मैं चीखी, बाहर निकली, मेरी पीठ पर जलने का निशान आ गया। आदित्य दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? मैंने बताया। उसने बाथरूम चेक किया, पर सब नॉर्मल था। गीजर का टेम्परेचर भी नॉर्मल पे सेट था। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, उसने कहा। मैं प्लम्बर को बुलाता हूं। पर यार, मुझे पता था कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ और था। फिर एक और घटना हुई। मैं किचन में खाना बना रही थी, गैस पर कढ़ाई रखी हुई थी। मैं वहीं खड़ी थी उसके पास। अचानक कढ़ाई हिली और गिर गई सीधे मेरे पैर पर। गरम तेल मेरे पैर पर गिरा। मैं चीखी दर्द से। जलन बहुत हुई। आदित्य फिर से आया। उसने मेरे पैर पर पानी डाला, पट्टी बांधी। रिया, तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। हाँ, मैंने कहा, पर अंदर से मैं डर गई थी। ये सब अचानक क्यों हो रहा था? पहले तो सब ठीक था। फिर एक रात मुझे फिर से वो सपना आया, मनोज का सपना। वो मेरे सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। सोचा था मार दिया मुझे। उसने कहा, बेवकूफ हो तुम, मैं इतनी आसानी से नहीं मरता। मैंने अपनी आत्मा को बांध दिया है तुमसे। जब तक तुम जिंदा हो, मैं भी जिंदा रहूंगा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ। मैं चीखते हुए उठी, पसीने से भीगी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आदित्य जग गया। फिर से वही सपना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। रोने लगी। वो अभी भी है आदित्य, मनोज अभी भी है, वो मरा नहीं। आदित्य ने मुझे संभाला। नहीं रिया, तुमने उसे मार दिया। गुरुजी ने भी कहा था कि वो खत्म हो गया। ये बस तुम्हारे दिमाग का डर है। पर मुझे पता था कि ये सिर्फ डर नहीं था, कुछ तो था, कुछ जो हम समझ नहीं पा रहे थे। अगली सुबह हम गुरुजी के पास गए, सब कुछ बताया, जो हो रहा था, जो सपना आया। गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मुझे फिर से चेक किया, मंत्र बोले, फिर बोले, ये बहुत गंभीर है बेटी। मनोज ने मरने से पहले कुछ किया है। उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा तुम्हारे साथ बांध दिया है, इसलिए वो अभी भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। तो क्या करें? मैंने पूछा। कैसे निकालें उसे? गुरुजी ने सोचा। एक तरीका है, पर बहुत खतरनाक है। तुम्हें एक खास तांत्रिक साधना करनी होगी। उसमें तुम्हें अपनी चेतना को छोड़ना होगा और अपने अंदर जाना होगा। वहां उस आत्मा से लड़ना होगा, उसे खत्म करना होगा। पर अगर मैं हार गई तो? मैंने पूछा। तो तुम्हारी चेतना खो जाएगी, गुरुजी ने कहा। तुम एक जिंदा लाश बन जाओगी, बोल नहीं पाओगी, हिल नहीं पाओगी, बस सांस लेती रहोगी। सुनकर डर लगा यार, बहुत डर लगा, पर कोई और चारा नहीं था। मैं करूंगी, मैंने कहा। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा। रिया, ये बहुत खतरनाक है। मुझे पता है, मैंने कहा, पर और क्या करूं? अगर मैंने नहीं किया तो धीरे धीरे वो मुझे पूरी तरह अपने काबू में कर लेगा। तब मैं तुम्हारी नहीं रहूंगी, उसकी हो जाऊंगी। गुरुजी ने तैयारी शुरू की। एक खास दिन चुना, पूर्णिमा की रात। उस रात साधना होनी थी। अगले 10 दिन मुझे फिर से तैयार किया गया। नए मंत्र सिखाए गए, नई चीजें बताई गईं, कैसे अपने अंदर जाना है, कैसे उस आत्मा को ढूंढना है, कैसे उससे लड़ना है। इन 10 दिनों में मेरी हालत और बिगड़ती गई यार। जलने के और निशान आ गए शरीर पर, गिरती रहती थी, चोटें लगती रहती। सपनों में मनोज रोज आता, मुझे परेशान करता, कहता, तुम हारोगी रिया, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। पर मैंने हार नहीं मानी, तैयारी करती रही, हिम्मत रखती रही। आखिरकार पूर्णिमा की रात आई। उस रात मैं गुरुजी के पास गई। आदित्य भी साथ था, उसे बाहर इंतजार करना था। अंदर सिर्फ मैं और गुरुजी जा सकते थे। गुरुजी ने एक खास कमरा तैयार किया था। बीच में एक यंत्र बना हुआ था, लाल पाउडर से। चारों तरफ दिए जल रहे थे, अगरबत्तियां जल रही थी। एक अजीब सी खुशबू थी, शांत करने वाली। बैठ जाओ बेटी, गुरुजी ने कहा, यंत्र के बीच में। मैं बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर लग रहा था, पर हिम्मत भी थी। गुरुजी ने मेरे माथे पर कुछ लगाया, फिर मेरे हाथों पर, फिर मेरे पैरों पर। कोई खास पेस था। अब ध्यान लगाओ, उन्होंने कहा। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने अंदर जाओ। अपनी चेतना को छोड़ो। मैं मंत्र बोलूंगा, तुम्हें मदद मिलेगी। मैंने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस लेने लगी। गुरुजी मंत्र बोलने लगे। ओम
ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके अस्य साधिकाया आत्मनम शुद्धम कुरु। मंत्रों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं तैर रही हूं नीचे की तरफ अंधेरे में। और फिर यार, फिर मैं एक अलग जगह थी, अपने अंदर, अपनी चेतना में। चारों तरफ अंधेरा था, गहरा अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा था, पर एक आवाज आ रही थी, हंसने की आवाज, मनोज की आवाज। आ गई तुम, उसकी आवाज गूंजी मेरे घर में। अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। अचानक रोशनी आई और मैंने देखा कि मैं कहां हूं। एक बड़ा सा हॉल था, पर बहुत अजीब। दीवारें खून से लथपथ थीं, फर्श पर हड्डियां बिखरी हुई थीं, छत से मांस के टुकड़े लटक रहे थे, और बीच में एक सिंहासन पर मनोज बैठा था। पर यार, अब वो और भी भयानक लग रहा था। उसका शरीर काला पड़ गया था, उसकी आंखें लाल थीं, उसके मुंह से लार टपक रही थी, उसके नाखून लंबे और तेज हो गए थे। स्वागत है मेरी रानी, उसने कहा, मेरी दुनिया में। मैंने अपने हाथ देखे, मैं भी अलग लग रही थी। मेरे हाथों से रोशनी निकल रही थी, सफेद रोशनी। गुरुजी की शक्ति थी ये। तुम मेरी रानी नहीं बन सकती, मैंने कहा। मैं आदित्य की हूं, सिर्फ उसकी। मनोज की मुस्कुराहट गायब हो गई, गुस्सा आ गया उसके चेहरे पर। आदित्य, उसने नाम को थूका जैसे। वो कमजोर आदमी, वो तुम्हें क्या देगा? मैं तुम्हें दुनिया दे सकता हूं, ताकत दे सकता हूं, अमरता दे सकता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा। बस तुम्हें खत्म करना चाहती हूं, हमेशा के लिए। मनोज उठ खड़ा हुआ। तो आओ, उसने कहा, लड़ो मुझसे, देखते हैं कौन जीतता है। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने मंत्र बोलना शुरू किया। मेरे हाथों से निकलने वाली रोशनी तेज हो गई। ओम नमो भगवते रुद्राय। रोशनी एक बीम बन के मनोज पर गई। उसे लगी, वो चीखा, पीछे हटा, पर फिर वो हंसने लगा। अच्छा है, मजा आएगा। उसने अपने हाथ उठाए और अंधेरे की एक बीम निकली, मेरी तरफ आई। मैं बचने की कोशिश की, पर नहीं बच पाई। वो बीम मुझे लगी। दर्द हुआ यार, बहुत दर्द। ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर फट रहा है। मैं चीखी, गिर गई। कमजोर हो तुम, मनोज ने कहा। तुम मुझसे नहीं जीत सकती। वो मेरे पास आने लगा। मैं उठने की कोशिश करने लगी, मंत्र बोलती रही। तभी मुझे आदित्य की याद आई, उसका चेहरा याद आया, उसकी मुस्कुराहट याद आई। वो कैसे मुझसे प्यार करता था, कैसे मेरा ख्याल रखता था। नहीं यार, मैं हार नहीं सकती, मुझे जीतना होगा, आदित्य के लिए, अपने लिए। मैं उठ खड़ी हुई और इस बार पूरी ताकत से मंत्र बोली। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुष्टान नाशय। मेरे पूरे शरीर से रोशनी निकलने लगी, इतनी तेज कि मनोज को देख नहीं पा रहा था। वो चीखने लगा, नहीं रुको, ये क्या कर रही हो? तुम्हें खत्म कर रही हूं, मैंने कहा, हमेशा के लिए। मैं उसकी तरफ बढ़ी, रोशनी और तेज होती गई। मनोज पीछे हटता रहा, पर अब वो भाग नहीं सकता था। मैं उसके पास पहुंची, अपना हाथ उसके सीने पर रखा और पूरी ताकत के साथ अपनी शक्ति उसमें डाल दी। मनोज की चीख निकली, इतनी जोर की कि सब कुछ हिल गया। उसका शरीर टूटने लगा, टुकड़े टुकड़े होने लगा, और फिर वो गायब हो गया, राख बन गया। अंधेरा भी गायब हो गया, सब कुछ सफेद हो गया, शांत हो गया। मैं जीत गई थी आखिरकार। और फिर मैं वापस आ गई अपने शरीर में, गुरुजी के कमरे में। मैंने आंखें खोली, गुरुजी मेरे सामने बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। तुमने कर दिया बेटी, उन्होंने कहा। तुमने उसे हरा दिया, अब वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं रोने लगी, खुशी के आंसू थे ये, राहत के आंसू। दरवाजा खुला, आदित्य दौड़ता हुआ आया, मुझे गले लगा लिया। रिया, तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैं ठीक हूं, मैंने कहा। सब ठीक है, अब सब कुछ खत्म हो गया। पर यार, अगली रात फिर से कुछ हुआ। आखिरी बार हम घर आ गए थे, सोचा था कि अब सब शांति से होगा। पर रात को जब सोने गए तो अचानक पूरा घर हिलने लगा। आवाजें आने लगी, चीखें, रोने की आवाजें, हंसने की आवाजें। क्या हो रहा है? आदित्य चीखा। मैं समझ गई, मनोज ने आखिरी कोशिश की थी। मरने से पहले उसने कुछ और किया था, एक आखिरी हमला। दीवारों से खून टपकने लगा, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी, लाइटें झिलमिलाने लगी, और फिर उसकी शैडो दिखी दीवार पर। मनोज की शैडो, बहुत बड़ी, भयानक। तुमने सोचा था मुझे खत्म कर दिया, उसकी आवाज गूंजी। मैं इतनी आसानी से नहीं मरता, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। शैडो दीवार से निकली,
एक फिगर बन गई, धुएं की बनी फिगर, पर उसमें मनोज का चेहरा था। रिया, उसने कहा, तुम मेरी हो, या तो तुम मेरी बनोगी या मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुम्हारे पति को भी। वो फिगर आदित्य की तरफ बढ़ी। आदित्य डर गया, पीछे हटने लगा। नहीं, मैं चीखी, उसके और आदित्य के बीच में आ गई। तुम उसे नहीं छू सकते, हटो। मनोज ने गुर्राया। नहीं हटूंगी, मैंने कहा। मैंने माला पकड़ी जो मैं हमेशा पहनती थी, अब मंत्र बोलने लगी। पर इस बार मनोज ज्यादा मजबूत था। उसने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे उठाया और दीवार पर फेंक दिया। मैं दीवार से टकराई, बहुत दर्द हुआ, शायद कुछ टूट गया अंदर। रिया, आदित्य चीखा। वो मेरी तरफ दौड़ा, पर मनोज ने उसे भी पकड़ लिया, उसका गला दबाने लगा। आदित्य सांस नहीं ले पा रहा था। नहीं, मैं चीखी, उठने की कोशिश की, पर बहुत दर्द हो रहा था। मुझे लगा यार कि अब सब खत्म हो गया, हम हार गए, मनोज जीत गया। पर तभी मुझे गुरुजी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, बेटी, सबसे बड़ी ताकत प्यार में होती है। अगर तुम सच में किसी से प्यार करती हो तो वो प्यार तुम्हें अकल्पनीय शक्ति दे सकता है। मैंने आदित्य को देखा, मेरे आदित्य को, जिससे मैं इतना प्यार करती थी, जो मुझसे इतना प्यार करता था। नहीं, मैं उसे नहीं खोने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, दर्द को इग्नोर किया और उठ खड़ी हुई। मेरे अंदर से एक अजीब सी एनर्जी आई, प्यार की एनर्जी, मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैंने चीखते हुए मंत्र बोला, ओम ह्रीम रिया आदित्य प्रीम शक्ति सर्व दुष्ट प्रेत नाशय। मैंने खुद का मंत्र बनाया यार, अपने और आदित्य के प्यार का मंत्र। और तभी कमाल हो गया, मेरे शरीर से गोल्डन रोशनी निकली, इतनी तेज, इतनी शक्तिशाली कि पूरा कमरा रोशन हो गया। वो रोशनी मनोज पर पड़ी, वो चीखा, आदित्य को छोड़ दिया, पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, प्यार, प्यार की शक्ति। हाँ, मैंने कहा, प्यार, असली प्यार, जो तुम कभी नहीं समझ सकते, जो तुम्हारे जैसा गंदा आदमी कभी महसूस नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ बढ़ी, रोशनी और तेज होती गई। आदित्य भी उठा, मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ लिया। और तभी यार, तभी हम दोनों से रोशनी निकली, एक साथ, हमारे प्यार की रोशनी, इतनी मजबूत, इतनी पावरफुल कि मनोज कुछ नहीं कर पाया। वो टूटने लगा, उसकी चीखें निकलती रहीं। नहीं, मैं हार नहीं सकता। तुम हार गए, मैंने कहा। प्यार से हमेशा नफरत हार जाती है, हमेशा। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ मनोज फट गया, पूरी तरह से। उसके टुकड़े हवा में बिखर गए और फिर गायब हो गए। सब कुछ शांत हो गया, दीवारों से खून गायब हो गया, आवाजें बंद हो गईं, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं और आदित्य एक दूसरे को कस के पकड़े खड़े रहे। दोनों रो रहे थे, खुशी से, राहत से। खत्म हो गया, मैंने कहा, अब सच में खत्म हो गया। आदित्य ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। रिया, तुमने हम दोनों को बचा लिया, तुम अद्भुत हो। नहीं, मैंने कहा, हम दोनों ने मिलकर बचाया, हमारे प्यार ने बचाया। हम दोनों बैठ गए, थक गए थे बहुत, पर खुश थे। आखिरकार सब कुछ सही में खत्म हो गया था। उस रात के बाद यार, जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, पर कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल गई थीं। मैं बदल गई थी। पहले जो मैं थी, वो मासूम सरल रिया, वो अब नहीं थी। अब मैं जानती थी कि दुनिया में अंधेरा है, बुराई है, ऐसी चीजें हैं जो हम समझ नहीं सकते। रातों को अब भी नींद पूरी नहीं आती। कभी कभी अचानक जग जाती हूं, चारों तरफ देखती हूं कि कोई तो नहीं है, पर अब कोई नहीं होता। मेरे शरीर पर निशान रह गए हैं, जलने के, चोट के। वो निशान हमेशा याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था। आदित्य भी बदल गया। वो अब मुझसे और भी ज्यादा प्यार करता है, मुझे अकेला नहीं छोड़ता, हर वक्त मेरा ख्याल रखता है। पर उसकी आंखों में भी वो डर दिखता है, वो भी पूरी तरह नहीं भूल पाया। हमने वो फ्लैट छोड़ दिया, किसी और जगह शिफ्ट हो गए, नए इलाके में, जहां कोई हमें नहीं जानता, जहां कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ था। शर्मा आंटी को बहुत दुख हुआ जब हम गए, पर उन्होंने समझा, उन्हें पता था कि हम क्यों जा रहे हैं। ऑफिस में भी मैं पहले जैसी नहीं रही, अब लोगों से ज्यादा बात नहीं करती, बस अपना काम करती हूं और घर आ जाती हूं। दोस्त भी कम हो गए, पर सबसे बड़ी चीज जो खो गई वो थी मेरी निर्दोषता, मेरा वो भोलापन। अब मैं जानती हूं कि दुनिया में बुरे लोग हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए। मैंने एक इंसान को मारा है, चाहे वो कितना भी बुरा था, पर मैंने उसे मारा। वो बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। कभी कभी रात को सोचती हूं, क्या मैं सही थी? कोई और रास्ता नहीं था? पर फिर मुझे याद आता है कि अगर मैंने नहीं किया होता तो क्या होता? मनोज हमें बर्बाद कर देता, मेरी जिंदगी खत्म कर देता, आदित्य को खत्म कर देता। नहीं, मैंने जो किया वो सही था, जरूरी था। गुरुजी से अब भी संपर्क है। कभी कभी मिलने जाती हूं, वो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। कहती हैं, बेटी तुमने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, तुम मजबूत हो, इसे कभी मत भूलना। हाँ यार, मैं मजबूत हो गई हूं, पहले से बहुत ज्यादा मजबूत। अब छोटी छोटी चीजों से डर नहीं लगता। अब पता है कि सबसे बड़े डर का भी सामना किया जा सकता है। पर एक डर अभी भी है, क्या होगा अगर फिर से ऐसा कुछ हो? क्या होगा अगर कोई और ऐसा आदमी आ जाए? क्या मैं फिर से लड़ पाऊंगी? पता नहीं यार, पर अब मैं ज्यादा तैयार हूं। अब मैं जानती हूं कि कैसे लड़ना है। मैंने कुछ चीजें सीखी हैं उस वक्त, मंत्र, यंत्र, रक्षा के तरीके, वो सब अब भी याद है। कभी कभी प्रैक्टिस भी करती हूं ताकि भूल ना जाऊं। आदित्य कहता है, रिया अब सब ठीक है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। पर मैं नहीं भूल सकती यार, कभी नहीं। वो सब मेरा हिस्सा बन गया है। हमने अब फैमिली प्लानिंग शुरू की है। सोच रहे हैं कि बच्चा हो जाए, नई जिंदगी, नई शुरुआत। शायद बच्चे के साथ सब कुछ और अच्छा हो जाएगा। शायद वो खुशी लाएगा जो हमने खो दी थी। पर मैं डरती भी हूं, क्या होगा अगर मेरे बच्चे पर भी कोई बुरा असर हो? मनोज तो गया, पर क्या उसका कोई निशान रह गया है? गुरुजी ने कहा है कि नहीं, सब साफ हो गया है, कोई बुरा असर नहीं बचा। पर फिर भी डर लगता है। मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, वो नहीं समझ पाएंगे। उन्हें लगेगा कि मैं पागल हो गई हूं। बस इतना कहा कि हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा काम की वजह से। कभी कभी सोचती हूं यार कि अगर उस दिन मैंने दरवाजा नहीं खोला होता तो, अगर मनोज को अंदर नहीं आने दिया होता तो शायद ये सब नहीं होता। पर फिर सोचती हूं कि वो किसी ना किसी तरह तो करता ही। वो तो पहले से ही मुझ पर नजर लगाए बैठा था, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता। शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था, ये सब झेलना, ये सब सीखना। अब मैं दूसरी औरतों को देखती हूं तो सोचती हूं, क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? क्या वो भी ऐसी किसी परेशानी से गुजरी हैं? शायद हर किसी के पास अपनी कहानी है, अपना डर है, अपनी लड़ाई है। पर मैं बची, मैंने लड़ी और जीती। वो मेरी ताकत है, वो मेरी पहचान है अब। तो यार, ये थी मेरी कहानी, मेरा सच, जो मैंने किसी को नहीं बताया था आज तक, पर आज तुम्हें बता रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम जानो, तुम समझो कि ऐसी चीजें होती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा आदमी है जो बाहर से अच्छा लगे पर कुछ अजीब हो, तो सावधान रहना, अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखना। अगर लगे कि कुछ गलत है तो दूर रहना। कभी किसी अनजान को अपने घर में मत घुसने देना, चाहे वो कितना भी पोलाइट हो, कितना भी हेल्पफुल लगे। खासकर अगर तुम अकेली हो। अगर कोई तुम पर बुरी नजर डाले, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराए, तो चुप मत रहना। किसी को बताना, पति को, फैमिली को, दोस्तों को, और अगर जरूरी हो तो पुलिस को। और यार, अगर कभी ऐसा लगे कि कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, अजीब आवाजें, महक, ठंड, शैडोज, तो इग्नोर मत करना। किसी ऐसे इंसान से मदद लेना जो इन चीजों को समझता हो। कोई अच्छा तांत्रिक, कोई पंडित, कोई मौलवी। पर जल्दी करना, देर मत करना। और सबसे जरूरी, डरना मत। हाँ, ये चीजें डरावनी हैं, पर डर से ज्यादा ताकतवर है हिम्मत और प्यार। अगर तुम्हारे पास प्यार है अपने लिए, अपनों के लिए, तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। मैं जीती, मैं बची, क्योंकि मुझे आदित्य का प्यार मिला। मेरे अंदर हिम्मत थी और मैंने हार नहीं मानी। तुम भी जीत सकती हो, बस हार मत मानना। अब मेरी जिंदगी आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है, पर वो अनुभव हमेशा मेरे साथ रहेगा। कभी कभी रात को, यार रात को जब अकेली होती हूं तो लगता है कि कोई बुला रहा है, रिया। पर अब डर नहीं लगता। अब पता है कि वो सिर्फ हवा की आवाज है या मेरे दिमाग का खेल। मनोज गया, हमेशा के लिए गया। पर यार, एक बात अब भी सोचती हूं, वो उस बिल्डिंग में कैसे आया? कौन था वो असल में? उसने तंत्र मंत्र क्यों सीखा? किससे सीखा? ये सवाल
अब भी अनुत्तरित हैं, शायद हमेशा रहेंगे। पर अब मुझे इन सवालों के जवाब नहीं चाहिए। बस चाहती हूं कि आगे बढ़ूं, अपनी जिंदगी जीऊं, आदित्य के साथ, खुशी से। और हां, एक आखिरी बात। कुछ हफ्ते पहले मैं उस पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरी जहां हम रहते थे, बस देखने के लिए। चौथी मंजिल का वो फ्लैट जहां मनोज रहता था अब भी खाली है। कोई नहीं रहता वहां। लोग कहते हैं कि वहां अजीब चीजें होती हैं, रात को आवाजें आती हैं, इसीलिए कोई लेता नहीं वो फ्लैट। शायद मनोज की कुछ एनर्जी वहां अभी भी है, या शायद लोगों का डर है, पता नहीं। और अब मैं वापस वहां जाके चेक भी नहीं करना चाहती। जो गुजर गया गुजर गया, अब बस आगे देखना है। तो यार, ये थी मेरी कहानी, पड़ोसी तांत्रिक की कहानी, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे बदल दिया। अगर तुम्हें कभी ऐसा कुछ हो तो याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। मदद मिल सकती है, उम्मीद है, और सबसे जरूरी, तुम में ताकत है। बस उसे पहचानना है। बाकी भगवान भला करे और तुम्हें ऐसी किसी परेशानी से बचाए। ओम शांति। आज 2 साल बाद यार, मैं और आदित्य एक खूबसूरत बेबी गर्ल के पेरेंट्स हैं। उसका नाम है आराध्या। वो हमारी खुशी है, हमारी जिंदगी है। जब मैं उसे देखती हूं तो लगता है कि सब कुछ सही हो गया, वो सब भुला दिया है अब। पर कभी कभी जब आराध्या सो रही होती है और मैं उसे देखती हूं तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कोई देख रहा है उसे भी। पर फिर खुद को समझाती हूं कि यह सिर्फ एक मां का डर है, ओवर प्रोटेक्टिव होना। मनोज गया हमेशा के लिए, और कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं, या शायद नहीं। नहीं यार, ऐसा सोचना भी नहीं है। सब ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है। बस कभी कभी रात को जब बिल्कुल शांति होती है तो एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, रिया, बहुत धीमी। शायद हवा की आवाज है, शायद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हां, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और कहानियां लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्य के साथ, एक और खौफनाक कहानी के साथ।